हेलो स्टूडेंट, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक किए थे। 21 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है अतिचालक की चालकता है। ठीक है, तो अतिचालक क्या होता है? सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर आर द मटेरियल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विद नो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जो कि ऐसे मटेरियल्स होते हैं दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि विदाउट रेजिस्टेंस क्या कंडक्ट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट। द कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर इज इनफाइनाइट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 22। इसमें बताना है दीपावली पर पंकज अपने घर को समांतर यानी पैरेलल क्रम में जुड़े कई जैसे 20 वाट 220 वोल्ट के बल्ब से रोशन करना चाहता है। ठीक है, यदि घर के परिपथ में 5 एम्पियर का फ्यूज़ है तो वह अधिकतम कितने बल्बों का उपयोग कर सकता है? ठीक है, तो मैक्सिमम बल्ब निकाल लें। यदि वह परिपथ में किसी अन्य विद्युत उपकरण का उपयोग नहीं किया गया है, मतलब इसमें सिर्फ बल्ब ही लगे हैं। तो हम जानते हैं कि हमें पावर निकालनी है। पावर बराबर क्या होता है? पावर बराबर क्या होता है? VI। ठीक है, पावर हमें दे रखा है 20 वाट। अमाउंट ऑफ करंट यूज टू ईच बल्ब, सभी हर एक बल्ब में क्या निकालेंगे? करंट का अमाउंट निकालेंगे। तो P बराबर VI होता है, तो यहाँ पे हमें I की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे V क्या चला जाएगा? डिवाइड में। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास पावर कितनी दे रखी थी? 20 वाट, और हमारे पास वोल्टेज कितना दे रखा था? 220 वोल्ट। ठीक है, तो इसको अगर 0 से 0, 2 एकम 2 11, तो 1/11 आ जाएगा। ठीक है, द फ्यूज़ हैज़ ए पावर रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर दे रखा है। तो नंबर ऑफ बल्ब वी कैन यूज़, तो n निकालना है, तो n बराबर अपन में टोटल अपन में 1 बल्ब निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें 5 एम्पियर टोटल दे रखा था और हमने निकाला था, तो ये कितना हो जाएगा? 0.09। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 55.55 अप्रोक्सीमेटली। तो इसे हम कितना लिख सकते हैं? 55 लिख सकते हैं। सच एज बल्ब कन्वे कंडक्ट इन पैरेलल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 555। ठीक है, 55 सच बल्ब चाहिए होंगे इस तरह के। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें बताना है हमें चित्र में दिखाए गए परिपथ में 5 ओम विद्युत प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा है। ठीक है, तो 5 ओम मतलब हमें ये वाला निकालना है। सबसे पहले इन दोनों का, ये दोनों सीरीज़ में है और ये दोनों भी सीरीज़ में, इनका इक्विवेलेंस निकालते हैं। तो 8 ओम एंड 2 ओम आर द सीरीज़। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है? सब प्लस होता है, R1 + R2, तो 10 ओम हो जाएगा। यानी हम इस पूरे के बदले में 10 ओम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा ये 20 और 5, तो ये कितना हो जाएगा? 25 ओम। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट निकल गया इसका। ठीक है, तो अब इन दोनों को रीअरेंज करें तो R1 जो इक्विवेलेंट निकाला था वो पैरेलल में हो जाएगा R2 पे। ठीक है, तो अगर हम इसका पूरे का भी अगर इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ निकालें तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? ये 10 और ये 1/25। ठीक है, इनका एलसीएम 50 हो जाएगा। 5 + 2 7/50। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 50/7। ठीक है, इन दोनों को पलट देंगे तो यूजिंग V बराबर I आर इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो हमारे पास वोल्टेज कितना दे रखा था? 2.1 वोल्ट। ठीक है, और हमने अभी आर इक्विवेलेंट निकाला है 50/7। ठीक है, तो 7 × 21 होता है, कितना हो जाएगा? 0.3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 15 वोल्ट। हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये करंट था 2.1 एम्पियर। उसके बाद ऐड 5 ओम, हमें 5 ओम निकालना है। तो हम जानते हैं कि जैसे भी यहाँ पे कोई करंट जाएगा वो क्या होता है? सेम अगर पैरेलल में है तो सेम करंट जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे 5 ओम जो है वो इस वाले R2 इक्विवेलेंट में है। ठीक है, तो V बराबर IR, अगर हम टोटल का निकाल लें तो उसका अपने आप निकल जाएगा। तो I हमें निकालना है, तो V हमें 15 वाला निकालना होगा। V हमें कितना वोल्ट कितना दे रखा है? 25, और हमें इसमें था ना 20 + 5 ओम, तो हमें इस 5 वाला निकालना है। तो हम जो आर इक्विवेलेंट है R2 वाला उसको लेंगे। ठीक है, तो ये 25, तो ये कितना जाएगा? 0.6 एम्पियर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट। करंट एट 5 ओम रेजिस्टेंस इज 0.6 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें बताना है कि एक विद्युत प्रेस 220 वोल्ट की
विभव से 15 एम्पियर की धारा खींचती है। ठीक है, यदि विद्युत यूनिट की दर, एक यूनिट किसके बराबर है, एक यूनिट बराबर है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 2 रुपये हैं। ठीक है, एक यूनिट के बराबर। तो प्रतिदिन 30 मिनट प्रेस का 15 दिनों तक उपयोग करने पर लागत क्या होगी। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कि 220 का वोल्ट है। ठीक है, विभव है जो कि 15 एम्पियर की धारा देता है। ठीक है, यदि विद्युत यूनिट की दर 2 रुपये है, ठीक है, हर एक यूनिट में 2 रुपये देते हैं, तो 30 दिन तक चलाता है वो, 30 मिनट तक चलाता है 15 दिनों तक। ठीक है, तो टोटल हमें कुछ निकाल लिए। तो पावर बराबर क्या होता है, VI। ठीक है, तो हमें वोल्टेज कितना दे रखा है, ठीक है, तो 220 वोल्ट हमें वोल्ट दे रखा है, और एम्पियर कितना 15, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3300 वाट आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 2 रुपये। देयरफॉर हम टोटल निकाल लेंगे तो 3300 वाट 2 रुपये पर है 15, हमें क्या करना है 15 दिनों तक चलाना है, और 30 मिनट रोज। ठीक है, हमें यूनिट किस में, किलोवाट में निकाल लिए और आवर में निकाल लिए। ठीक है, इसलिए 60 से क्या कर दिया, ये मिनट में है ना, ये 30 मिनट में, इसे 99/2 कितना जाएगा, ये 49.5। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि किसी परिपथ में 6.4 एम्पियर धारा लगातार 4 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें इलेक्ट्रॉन निकालने, तो हमें पता है कि जो एम्पियर दे रखा है वो 6.4 एम्पियर जो हमारे करंट दे रखा है। टोटल चार्ज कितना होता है, Q बराबर IT। ठीक है, यदि हम करंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या निकल जाएगा, चार्ज निकल जाएगा। अब यहाँ पे आगे इसे सोल्व करते हैं, तो हमारे पास जो Q है वो 6.4 और टाइम कितना दे रखा है 4, तो कितना हो जाएगा 25.6 कूलम। लेकिन हमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ माइनस कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने n, तो टोटल अपॉन में इलेक्ट्रॉन का चार्ज टोटल कितना था 25.6, और जो हमें एक इलेक्ट्रॉन को पता है 1.6 × 10⁻⁹ 19 होता है। तो हम इसे सिंपल से क्या कर देंगे, यहाँ पे पॉइंट उड़ा देंगे इनके। ठीक है, तो ये माइनस का है, फिर इसे ये कितने से चल जाएगा 16 से, तो कितना हो जाएगा 16 × 10⁻⁻9 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 26, इसमें बताना है कि श्वेत प्रकाश किसी कांच और वायु के अंतरफलक पर कांच से अपतित होता है। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे टकराता है, फिर यहाँ से कांच के अंदर चला जाता है। यदि हरे रंग का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, जब ये बाहर निकलता है तो कैसा होता है, ग्रीन, तो वायु में मिलने वाले रंग होंगे, तो इसके अंदर कौन से रंग मिल गए होंगे। ठीक है, हमें पता है कि व्यूग्योर होता है जिसमें ग्रीन क्या होता है, सेंटर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सेंटर जो ग्रीन है वो हमें रह गया, तो बाकी के ये सारे कलर इसमें मिल गए वायु में, ये वाले तो अंदर रह गए, तो वायु में कौन मिल गए होंगे, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ द 6 बेसिक कलर्स। ठीक है, जो वाइट लाइट होती है वो 6 कलर में विभक्त हो जाती है। जैसे इनका ऑर्डर में रेड होता है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, एंड वायलेट। इफ़ ग्रीन लाइट जस्ट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, जब ग्रीन लाइट जो क्या करती है टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड होती है, द एमर्जिंग रे इन द एयर कंटेन, तो क्या बचता है, येलो बचती है, ऑरेंज और रेड, जैसे कि यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 27, दिए गए सर्किट में I और V का मान क्या होगा। ठीक है, तो एक सर्किट हमें दे रखा है जिसमें 2 ओम है, इसका रेजिस्टेंस भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, और ये 6 ओम है। अगर हम इसे टोटल निकालेंगे तो इस क्या करेंगे, ये तीनों तो सीरीज़ में है और ये वाला पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें 2 पैरेलल में निकालना होते तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है R1 × R2, R1 + R2। ठीक है, तो R1 तो हमारा 6 है ये वाला, और R2 क्या हो जाएगा, ये तीनों का सम, तो ये भी 6 हो जाएगा। और प्लस में करते हैं तो R1 यानी कि 6 + 6, और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो 6 × 6 36, और 6 + 6 12। ठीक है, तो 12
3 × 36, तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 3 ओम। ठीक है, उसके बाद अगर हम टोटल करंट निकालें तो बी बराबर आर इक्विवेलेंट होता है, तो वोल्ट हमारा कितना है 12, और हमें अब आर इक्विवेलेंट 3 निकालना है, तो 5 एम्पियर क्या होगा टोटल करंट इस सर्किट से जाएगा। ठीक है, तो लेकिन हमें करंट निकालना है वो भी 2 एम्पियर वाला, तो टोटल अपॉन में 2 ओम। ठीक है, तो 4 अपॉन में 2, तो कितना होगा जाएगा 2 एम्पियर इसका करंट होगा। ठीक है, जो कि सर्किट से जाएगा। वोल्टेज ऑफ द क्रॉस 2 एम रेसिस्टर वी इक्वल टू आई आर होता है, तो हमें पता है कि वी आई कितना है 2 और आर भी कितना है 2, तो 4 वोल्ट। ठीक है, तो जो 2 ओम के अक्रॉस जो रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा 4 वोल्ट होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 28, चित्र अनुसार एक प्रकाश की किरण विभिन्न भौतिक माध्यमों से गुजरती है। जैसे यहाँ पे निम्नलिखित विकल्पों में से अपवर्तनांक के संबंध का सही विकल्प करिए। ठीक है, तो हमें पता है ये पहले इंसिडेंट करती है सरफेस पे न्यू1 पे, फिर ये पहले 40 पे आ रही थी, फिर 50 पे हो गई। ठीक है, मतलब ज़्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, पहले ये किससे आ रही थी, जो माध्यम होगा वो क्या होगा सघन। ठीक है, अब रेयर माध्यम में आ गई। ठीक है, इसलिए ये अपने माध्यम की तरफ विचलित हुई है, तो ये 40 में आई और 50 में गई, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ न्यू1 क्या होगा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू न्यू2, क्योंकि यहाँ पे सघन माध्यम होगा। ठीक है, अब उसके बाद न्यू2 से न्यू3 जाएगी। ठीक है, तो न्यू2 में 50 में आई थी हमें पता है, और ये 30 में जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला कौन सा माध्यम हो जाएगा रेयर, और ये वाला सघन। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, जो न्यू2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कम होगा न्यू3 से। उसके बाद यहाँ से यानी कि थर्ड और फोर्थ मीडियम में क्या होगा, कोई भी लाइन रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, सीधी आई है, तो इसलिए न्यू4 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और न्यू4 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा इक्वल। उसके बाद हम अगर लास्ट माध्यम में देखें तो ये 30 डिग्री से आ रही थी, अब 45 डिग्री हो गई, यानी कि ये सघन माध्यम से फिर से रेयर में चली गई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या 4 ज़्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5 से। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं कि कोई भी किरण अगर सीधी जा रही है तो उसका 0 ही होगा, अगर वो ज़्यादा परिवर्तित हो रही है तो इसका मतलब इस सघन से रेयर में आ रही है। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं, जिसमें ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब इनको एक ही देखना था ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है, तो अगर ये रीअरेंज करें तो वन का बड़ा होगा 2 से। ठीक है, और जो 3 और 4 है वो इक्वल होंगे लेस देन होंगे 2 से। ठीक है, लेकिन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 5 होगा वो क्या होगा लेस देन होगा इन चारों से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा था डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 30, इसमें एक उत्तल लेंस में एक वस्तु उसकी वास्तविक छवि के बीच में न्यूनतम दूरी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कोई वस्तु है और यहाँ पे उसकी छवि बन रही है, तो हमें स्मॉल से स्मॉल डिस्टेंस बताना है। हम इस डिस्टेंस को एक्स मान लेंगे, तो मिरर फॉर्म जो लेंस फार्मूला होता है उससे क्या होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो u क्या होता है नेगेटिव इधर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इनका एलसीएम लेंगे तो u प्लस बी इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, जो x है उसको हम क्या लिख सकते हैं u प्लस बी। ठीक है, तो x को हम u प्लस बी लिख सकते हैं, यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या था u प्लस बी इज इक्वल टू अपॉन में u वी यू इक्वल टू कितना 1/f था। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, तो x वी यू इक्वल टू 1/f, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो xf इक्वल टू वी यू, तो x की वैल्यू क्या जाएगी VU/f। ठीक है, अब डायरेक्ट लिख दिया, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ये क्या है u तो सेम रहेगा, और अगर हम b की जगह क्या लिखें x माइनस यू। ठीक है, कैसे, जैसे यहाँ पे v है, अगर ये डिस्टेंस चाहिए तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इस टोटल डिस्टेंस को माइनस कर देंगे इस वाले डिस्टेंस से, तो ये वाला निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा XF, और यहाँ पे तो कुछ नहीं था तो ये 1 ही हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे UX
माइनस यू स्क्वायर, फिर यहाँ पे अगर यू स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, यू यू एक्स माइनस ये प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। इन दोनों में एक्स कॉमन है तो बी माइनस यू, तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये इसके अपोन में चला जाएगा। तो अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू, दोनों साइड वाई माइनस एफ से अगर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और इसे डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला के सोल्व कर दें तो हमारे पास ये क्वेश्चन आएगी। अगर इसे भी सोल्व कर दें 2y² में से एक y² जाएगा तो ये एक y² बचेगा माइनस 2f, ठीक है, और ये 0 से होगा तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो y² बराबर 2f है, तो y बराबर 2f है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ट्वाइस ऑफ क्या कहते हैं इसे फोकस पे है, ठीक है। तो हमारा जो इमेज बनेगी वो भी क्या बनेगी, ट्वाइस ऑफ जो फोकस है उससे दुगुना। तो x की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, u प्लस v प्लस यू, तो ये 2 है और ये भी 2 है, तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 4f हो जाएगी, ठीक है। तो 4 टाइम्स फोकल लेंथ, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में एक प्रतिरोध R तार को एक वृत्त के रूप में बुना जाता है, तब बिंदु ए और बिंदु बी के बीच समकक्ष प्रतिरोध क्या होगा। एक तार है, ठीक है, उसे क्या किया, ऐसे गोल गोल कर दिया, तो हमें ए और बी के बीच में निकालना है। तो ये क्या है, ये क्वाड्रेंट बन गया, तो हमें एक ये और इन तीनों का निकाल लेंगे इसका, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये पहले में हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। अगर हम R1 निकालें, लेट से ये वाला निकाल लेते हैं और एक ये वाला पूरा बाहर का, ठीक है। R1 अगर हम बाहर कर लें तो पूरा क्वाड्रेंट है, तो 4 अपन में इसमें कितने पार्ट है, 1 2 3, 4/3 यार, और लास्ट में तो सिर्फ एक ही है तो 4/r, ठीक है। तो इसे आगे करें, इसे अगर आगे करें तो इसका एलसीएम 3r हो जाएगा, तो 3 4 जा 12, 4 + 12 16/3r, ठीक है। तो 1/r इक्वल की वैल्यू निकली है। अगर इसे हम पलटा दें दोनों साइड या फिर कुछ भी कर लो इसे, तो r इक्वल बराबर क्या हो जाएगा, 3r/16, ठीक है। दोनों को पलटा दिया तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट। इसके बाद जो हमारा फिजिक्स का सेक्शन था वो ख़त्म हो गया। अब हमारा स्टार्ट होता है केमिस्ट्री का सेक्शन, ठीक है। इसमें निम्नलिखित में से को पीएच मानों के बदलते क्रम में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले मानवरक दे रखा था, फिर 1 मोल ऑफ HCl दे रखा था, फिर 1 मोल ऑफ NOH दे रखा था, नींबू का रस और साबुन का घोल। तो जो सबसे कम होता है वो किसका होता है, HCl का होता है, लगभग 0 के। फिर उससे ज़्यादा किसका होता है, नींबू का रस का, नींबू रस के ज़्यादा मानव रक्त का पीएच होता है, ठीक है। उसके बाद होता है 5 जो साबुन का घोल, उसके बाद 3rd सबसे ज़्यादा गैस का होता है NOH का, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी क्या था, करेक्ट। उसके बाद उसमें वियोजक पर एक धातु कार्बोनेट X, एक ठोस अवशेष और एक गैस Y उत्पन्न करता है, ठीक है, ठोस अवशेष और गैस। यदि Y को किसी अन्य पदार्थ Z के जलीय विलयन से गुजारा पदार्थ Z निकल जाता है, फिर उसका जलीय विलयन से गुजारा जाता है तो X वापस मिल जाता है, ठीक है, X वापस मिल जाता है। तो यौगिक X Y एवं Z का क्रमशः क्या होगा। तो हमें पता है कि ए मेटल X विच इज़ द कैल्शियम कार्बोनेट होगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम इसे क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा वाई होता है। जब हम इसे दोबारा से H2O में क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या होता है, हमारे जो जेड होता है। इसके बाद एक रिएक्शन और होती है जो नहीं लिखी इसके बाद, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है। उसके बाद एक गैस वाई बनेगी जो कि हमारा कार्बन होगा, उसके बाद जो जेड होगा वो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर जेड के जलीय विलयन में से गुजारा जाता है, यानी कि इसे फिर से अगर जलीय विलयन में से जो गुजारेंगे तो हमें गुजर जाता है तो X वापस मिल जाएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है। इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है।
यानी कि बेसिक नेचर, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ऑप्शन नंबर 20 का। एक लवण X जो उसमें वियोजक पर एंटीएसिड का एक अवयव है, एक और लवण देता है Y, ठीक है। तो पुनः क्रिस्टलीकरण पर यौगिक Z देता है। निम्नलिखित में से पानी की स्थायी कठोरता के दूर करने के लिए किया जाता है, तो X, Y और Z में कौन कौन सा है? तो जैसे बाइकार्बोनेट सोडा होता है, अगर इसे हम जलाएंगे या फिर उष्मा में प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो हमने जब बाइकार्बोनेट सोडा को इससे क्या किया, हमने उसमें वियोजन किया, तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट आया, जल आया और कार्बोनेट आया, ठीक है। उसके बाद जब हम इसे दोबारा से जल के साथ रिएक्ट कराएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, डेका हाइड्रेट मिलेगा। डेका इसलिए क्योंकि ये 10 है। तो हमारे पास जो एक्स था हमारा, जो कि एक लवण था, वो क्या था? सोडियम हाइड्रो, जिसे हम बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा भी कहते हैं। उसके बाद जब हम इसे वियोजन किया एंटी एसिड, एक लवण मिला हमारे पास जो कि वाई था, ये क्या था? सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद जब इसे क्रिस्टलाइन किया, यानी कि हमने जल के साथ रिएक्ट कराया, तो हमें एक जेड देता है जो कि पानी की कठोरता को दूर करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है। इसमें बताना है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अम्लता और फास्फोरस अम्ल की क्षारीयता क्रमशः होती है, ठीक है। तो इंग्लिश में भी लिख दिया है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा फास्फोरस होता है, फास्फोरस अम्ल, ठीक है, यानी कि जो इसमें फास्फोरस बेसिसिटी, फास्फोरस हाइड्रोक्साइड क्या होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें 4 ऑक्सीजन कनेक्ट होते हैं, एक डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, ठीक है, और 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमें एसिडिटी ऑफ मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्साइड एंड बेसिडिटी ऑफ फास्फोरस रिस्पेक्टिवली निकालनी थी। तो जो बेसिडिटी होती है वो क्या होती है? कितने OH आयन्स उस पर कनेक्ट है। तो इसमें OH आयन कितने हैं? 1 2 3। तो इसका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा बेसिसिटी। और एसिडिटी क्या होती है कि कितने H+ आयन उसमें कनेक्टेड है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कितने? 2। तो इसका क्या हो जाएगा? 3 2। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट, ठीक है। कितने कनेक्ट है इसमें? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है पहले, उसके बाद है फास्फोरस। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कितने? 2। उसके बाद फास्फोरस लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना किसके कारण होता है, हमें ये देखना है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। तो जब इसे पानी का, ये तो हमने बैलेंस करने के लिए लगाया है, तो क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट, जो कि जिप्सम बन जाता है जमने के बाद। तो ये क्या होता है? हाइड्रेशन होता है इसका, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हमारा कैल्शियम सल्फेट हाफ है H2O है, उसमें अगर हम H2O से और रिएक्ट कराते हैं तो इसमें क्या हो जाता है? ट्वाइस ऑफ क्या जल के जो मॉलिक्यूल हैं वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें? हाइड्रेशन। उसके बाद है 37। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है। 1 बिलियन कुचले हुए अंडे के छिलकों के साथ अभिक्रिया करके एक गैस देता है जिसका उपयोग आग बुझाने के लिए यंत्र में किया जाता है, ठीक है। तो जो अंडे का छिलका होता है क्या होता है कि जो एक सेल होता है मेड ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करती है तो लाइब्रेट कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है गैस, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न लाइन वाटर मिल्की होता है ये, ठीक है। जो वाटर होता है ये क्या करता है? वाटर को मिल्की बना देता है, ठीक है, और कैल्शियम क्लोराइड बनता है। फिर जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन से हम दोबारा करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। और जल तो ये नहीं करनी थी हमें, बस इसका दिया गया था कि कैल्शियम जो एक्सेल होता है उसे हम HCl से करते हैं, ठीक है। तो गैस देता है जिसका उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। तो कार्बन का आग बुझाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो हमें बताना था कि कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करके गैस, तो क्या अभिक्रिया करेगा? HCl। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें बताना है कि pH पेपर को 2 अलग अलग घोल X एवं Y में डुबोया जाता है।
पीएच पेपर का रंग एक्स में पीला, पीला यानी न्यूट्रल होगा, और वाई में नीला, नीला यानी कि बाहर जो 7 होगा उससे ज़्यादा, यानी कि बेस बन जाएगा। ठीक है, एक्स एंड वाई में अधिक संभावना है। ठीक है, तो पीएच पेपर जो यूज टू डिटरमाइन द सोल्यूशन ऑफ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। ठीक है, तो पीएच 7 जैसे नेचुरली एक्स क्या होगा, जल होगा, जिसका क्या होता है 7 नेचुरली, और जो कि क्या होता है नेचुरल, न्यूट्रल। उसके बाद ब्लू, ब्लू का मतलब सोडियम इज सोल्यूशन इज बेसियम इन नेचर, बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो सोल्यूशन NaOH विच इज़ बेसिक, तो NaOH क्या होता है, बेस होता है अकॉर्डिंग टू द 4 ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, इसमें बताना है निम्नलिखित विकल्पों में से प्रबल अम्ल का चयन कीजिए। प्रबल अम्ल मतलब कि जो हमारा एसिड होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड निकालना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड है, CH3COOH है। ठीक है, तो ये दे रखे हैं HClO4 H2CO3। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, HClO4 होता है, H2CO3 होता है। जो वीक एसिड होता है वो क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, तो ऑर्डर निकालना, तो सबसे पहले एसिटिक वाला आएगा सल्फ्यूरिक एसिड, फिर बाद में ये सारे आएंगे, और बेसिक वाला सबसे लास्ट में। तो सबसे पहले क्या आएगा, H2SO4, तो हमें स्ट्रॉन्ग एसिड निकालना था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 40, इसमें बताना है कि मेथनॉइक ऑरेंज मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, जब वो एसिटिक मीडियम में होता है यानी अम्लीय माध्यम में लाल हो जाता है रेड, और क्षारीय यानी बेसिक मीडियम में पीला। ठीक है, तो ये एसिडिक मीडियम में रेड एंड जो अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला। ठीक है, हम जानते हैं कि जो 7 से नीचे होता है उसमें एसिड होता है, 7 से ऊपर अल्कली यानी बेस होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 41 से सोल्व करेंगे।